अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। देखो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, मैंने पहले बताया इसमें प्रीलिम एग्जाम होता है विच इज योर एमसीक्यू। उसके अलावा जो लोग पीटी क्लियर करते हैं, पीटी मींस प्रिलिमिनरी टेस्ट, उनको मेंस में जाने का मौका मिलता है। ठीक है, इसमें 3 से 5 पेपर होते हैं। असेस लीगल नॉलेज, एनालिटिकल स्किल्स, आंसर राइटिंग इज द की। अब मेंस एग्जाम ना, इसमें मैंने 3 स्टार लगा दिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब आप सिर्फ पीटी क्लियर कर लेते हो ना, तो आप मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपने पीटी में रैंक 1 भी ले आए, फॉर एग्जांपल 400 मार्क्स का पेपर था, 400 में से अगर आप 390 का 400 भी ले आए, तब भी आप मेंस में बैठोगे। और कोई इंसान सिर्फ 2 नंबर एक्स्ट्रा ले आया, फॉर एग्जांपल कट ऑफ गई थी 240, ठीक है, अगर कोई 240 भी ले आया, वो भी मेंस में बैठेगा। क्योंकि पीटी के जो प्रीलिम्स के मार्क्स होते हैं ना, वो आपके मेंस में काउंट ही नहीं होते। ठीक है, मेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? जो मेंस के मार्क्स होंगे, जो 1000 नंबर या शायद 850 मार्क्स का आपका पेपर होता है, इसमें आपके 5 पेपर होते हैं। मैं दिल्ली के लिए बेसिकली बता रहा हूँ, और अपने हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। मैं एक दिन अलग वीडियो बना के हर स्टेट का सिलेबस डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, प्री मेंस और इंटरव्यू का, डीजेएस का, आरजेएस का, जो भी मेन स्टेट्स हमारे हैं ना, उन सब का। अभी के लिए मैं डीजेएस के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। तो डीजेएस में जैसे ना आपके पास जो पेपर होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ और लैंग्वेज एंड जीके। ये 4 पेपर होते हैं। इसमें अपने फर्दर सब्जेक्ट्स डिवाइड है। मेंस में ये ऑल सम, ये सबको मिला के ना 850 मार्क्स का पेपर होता है। अगर 850 में से, मान लीजिए आज तक ऐसा हुआ नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, आप 700 मार्क्स ले आए, आप जज बन गए। कैसे? आगे देखेंगे। फिर आ गया इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, 10 से 15 मार्क्स की वेटेज ये कैरी करेगा। मान लो आप 850 में से 850 में से 700 नंबर, अगर आप 850 में से 700 मार्क्स जुडिशरी में लेके आ गए हो, जज के एग्जामिनेशन किया, मेंस में ले आए हो, आप जज बन गए हो। क्यों मैंने ऐसा बोला था? क्योंकि इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो मेंस के साथ काउंट होते हैं, पर मेंस के मार्क्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको रैंक दिलाते हैं। सीट तो आपको मिल ही गई, उसके बारे में तो सोचना छोड़ दो। सीट तो मिल गई आपको, जज आप बन गए, बट विद अ गुड रैंक। जो चीज़ रैंक डिसाइड करती है ना, वो मेंस एग्जामिनेशन होता है। क्योंकि इंटरव्यू में जो लोग अपीयर करेंगे मेंस के बाद, सबको नंबर आएंगे ही आएंगे। जुडिशरी में देखने को मिला कि बहुत रेयर ऑफ रेयर ऐसा होता है कि जजेस किसी को इंटरव्यू से निकाल रहे हैं, उसको दोबारा अपीयर करना पड़ रहा है। 2-3% के चांसेस होते हैं। पर जो अच्छे मार्क्स ला के मेन्स में इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, उनका सिलेक्शन होना पक्का होता है। ठीक है, इसलिए मेंस पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि प्री और इंटरव्यू पे नहीं करना, पर मेंस बहुत स्कोरिंग होता है, और मेंस का स्कोर ही आपका अल्टीमेटली काउंट होगा। नोट, state variation exist. For instance, Delhi judiciary has 4 mains paper while Bihar has 5. मैंने बताया था आपको कि दिल्ली में 4 होते हैं, और ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। किसी में लैंग्वेज का बढ़ जाएगा, बिहार वगैरह में ना जैसे फैमिली लॉ का ही एक सिर्फ फैमिली लॉ का पेपर हो जाता है, पंजाब हरियाणा में सिर्फ फैमिली लॉ का पेपर एक अलग ही हो जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो मैं आगे सिलेबस की वीडियो में डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ। उसके अलावा मास्टरिंग मास्टरिंग द सिलेबस। देखो, सिविल लॉ है, इसमें सीपीसी है, टीपीए है, आईसीए है, इसमें सोगा, पार्टनरशिप, ये सब भी आएंगे, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट, ठीक है, ये सब आ जाएगा। उसके अलावा मैंने ऐसा इसलिए बोला आपको, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे सिलेबस वाली वीडियो में डिस्कस कर दूंगा आपके लिए। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल में आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, इसमें पॉक्सो आता है, जेजे एक्ट आ जाता है। ठीक है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो क्रिमिनल लॉ से रिलेट करते हैं, और आजकल जो अलग अलग स्टेट है ना, वो सिलेबस को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। ये जो स्पेशल लॉज आए हैं, जैसे पॉक्सो है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ठीक है, ये ना ऐड हो रहे हैं अब, क्योंकि जैसे केसेस देखने को मिलेंगे वैसे वैसे सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इसमें अलग डाल दिया है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल लॉ 2 में आ जाता है। ठीक है, और उसमें बहुत सारी से आईपीआर उसमें आएगा, आर्बिट्रेशन है, एनआईए है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ये सब सिविल लॉ 2 में आते हैं। उसके अलावा जनरल एंड लोकल लॉज आएंगे, ये भी आपके सिविल लॉ 1 है, सिविल लॉ 2 में से एक में किसी में फॉल करेंगे। और यहाँ पे करंट अफेयर इंग्लिश, ये जनरल लॉ की जगह जीके एंड लैंग्वेज का पेपर बोलते हैं इसमें।
इसमें आपके स्टेट स्पेसिफिक टेनेंसी एक्ट्स आ जाते हैं, जो लोकल लॉज होते हैं जिसमें लैंडलॉर्ड टेनेंसी डिस्कस कर रखी होती है, या पर्टिकुलर जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर लैंड कैसे गवर्न होंगे, वो सारी चीज़ें जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं इसमें हमें देखने को मिलती है, स्पेशली यूपी जैसे स्टेट में, राजस्थान जहाँ पे बहुत खेती बाड़ी है, तो वो गवर्न कैसे होगी, तो वो एक लोकल लॉज जो होते हैं ना, रेवेन्यू एक्ट वगैरह, वो सब यूपी और उसमें बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा क्राफ्टिंग योर स्ट्रैटेजी, अब हमें कैसे पढ़ाई करनी है वो देखो। डेडिकेटेड स्टडी टाइम, एलोकेट 8 to 10 hours डेली, मेंटेन कंसिस्टेंसी फॉर 12 to 18 months। कर रहे होगे आप, एलएलएम भी कर रहे होगे, जुडिशरी की तैयारी भी कर रहे होगे, ये सारी चीज़ें करते में टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कोड प्रैक्टिस तो किसी को करनी है जस्ट फॉर अ सर्टिफिकेट, किसी को करनी पड़ेगी कि उसको थोड़ा सा अमाउंट मिल जाए, उसकी थोड़ी पॉकेट मनी बन जाए, कम से कम अपना बुक स्टेशनरी का खर्चा वो निकाल ले, क्योंकि सबके सर्कमस्टांसेस सेम नहीं होते। क्योंकि देखो 3 साल आपने ग्रेजुएशन किया होगा, फिर 3 साल एलएलबी की है, 6 साल हो गए। उसके अलावा अगर जो एलएलएम कर रहे हैं, अगर फिर 3 ईयर जजमेंट आ गया, तो मैं ये भी मानता हूँ कि सबके सर्कमस्टांसेस सेम नहीं होते और कहीं ना कहीं आपको अब जॉब करना पड़ेगा, बिकॉज घर में, या आप खुद भी सोच रहे होंगे कि 9 साल तक इंसान पढ़ाई ही कर रहा है, अब 9 साल हो गए तो इंसान कब अब जॉब में जाएगा। सो इसलिए आपको टाइम मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप अपना स्लीपिंग टाइम को घटा के 5-6 घंटे का कर दो। उसके साथ थोड़ा जल्दी उठो, जो थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर है थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, ठीक है। किसी को जिम पसंद है, किसी को कुछ, 1-1.5 घंटे के लिए आप जो 2 घंटे लोग लगाते हैं उसको नहीं छोड़ सकते, कम कर दो, 1 घंटे पे आ जाओ। रील स्क्रॉल करते हो, देखो सोशल मीडिया, मुझे एक चीज़ और यहाँ याद आई है आप लोगों को बतानी। सोशल मीडिया ना जितना अच्छा है ना, मुझे लेकिन उतना ही बेकार लगता है, ठीक है। मैं कहीं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ सिवाय व्हाट्सएप और दिस यूट्यूब, पर ये इंस्टाग्राम, स्नैपचैट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग रहता है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव जर्नी की तैयारी करते हो ना, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ठीक चीज़ें हैं। देखो ऐसा भी नहीं है कि बच्चे यूज़ करते हो जज नहीं बन रहे, ऐसा भी नहीं है कि आप हो और आप जज नहीं बन सकते, ऐसे नहीं होता। बहुत सारे बच्चे हैं जिससे बैलेंस आता है, ठीक है। तो अगर आपको बैलेंस आता है ना किसी चीज़ में, बैलेंस करना अगर ज़िंदगी में आप सीख गए, आपकी नींद को, आपकी भूख को, आपकी बाहर की ज़िम्मेदारियों को, रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को, पढ़ाई को, जॉब को, आप बहुत अच्छे इंसान, बहुत एक सक्सेसफुल जज बनोगे, या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो। पर बैलेंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा देखने को मिलता है कि नहीं बच्चों से होता, ठीक है। मैं भी हूँ, मुझे भी सेम प्रॉब्लम्स आती हैं, आप ही की तरह मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी सेम इश्यूज होते हैं। कभी नींद का हो जाता है, कभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि पढ़ते पढ़ते बहुत वेट गेन हो जाता है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, फैमिली इश्यूज भी होते हैं, घर के 100 काम भी होते हैं। पर वी हैव टू बैलेंस। अगर हमने ये ड्रीम चुना है ना, तो हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, या तो हमें चुनना नहीं था, और अगर इसमें पैर डाल दिया है ना, तो फिर बाहर निकलो। कैसे? बच के नहीं, सक्सेसफुल होके, ठीक है। अब आगे देखो, बेयर एक्ट फोकस, डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल प्रोविजन एंड देयर इंटरलिंकेजेस। पुरानी एक वीडियो अगर आप देखोगे, मैंने उसको 3 पार्ट में अपलोड किया है, हाउ टू रीड बेयर एक्ट्स, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि क्या इतना एम्फोसिस बेयर एक्ट पे क्यों दिया जा रहा है। उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें आपको पता चलेगा इतना एम्फोसिस बेयर एक्ट पे क्यों दिया है। आपको थ्रेड बेयर एनालिसिस आना चाहिए, क्योंकि जब आप डाइस पे बैठोगे तो आपके पास सिर्फ बेयर एक्ट ही होगा। मतलब मैं प्रैक्टिकली नहीं बता रहा हूँ, पर आपके पास एक लॉ ही होगा जिसको इंटरप्रेट करके आपको चीज़ें डिसाइड कर रही होंगी। उसके अलावा और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपकी हेल्प कर सकती है, जस्ट यू एंड योर बेयर एक्ट। उसके अलावा केस लॉ मास्टरी, स्टडी लीडिंग जजमेंट्स, एग्जाम्पल्स इंक्लूड केशव नंदा भारती, मेनका गांधी केस, जो बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स है वो आपको पढ़ने चाहिए। अब बच्चों का ये भी है कि लैंडमार्क जजमेंट्स मिलेंगे कहाँ से। देखो कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स तो आपके केसमेंट में आपको 6 सेमेस्टर तक पढ़ाए जाते हैं, उन्हें उठाइए। ऑलरेडी एडिटेड होते हैं, फालतू की जो चीज़ होती है काट दी गई होती है। केसमेट्स आर योर बाइबल, केस मटेरियल्स आर योर बाइबल, क्योंकि लॉ आपने पढ़ लिया, समझ लिया, उसकी एप्लीकेबिलिटी देखने के लिए आपको एग्जाम्पल, कोई स्टोरी, कोई केस स्टोरी तो चाहिए ना, तो वो आपको केस लॉज में मिलेगी। केस लॉज को पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। लीगल लैंग्वेज कैसे डेवलप हो रही है, लॉ का इंटरप्रिटेशन, कभी कभी बेरेट में जो इंटरप्रिटेशन या कमेंट्रीज में नहीं समझ आता, वो जजमेंट्स में मिल जाता है, तो वो देखो। उसके अलावा आपको ये दिमाग में समझ आएगा कि एक प्रॉब्लम पे एक जज डिसाइड कैसे करता है, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल माइंड लगाना। एक नॉर्मल इंसान का माइंड होता है, आपका और हमारा, पर उस नॉर्मल माइंड को हमें जुडिशियल माइंड में कन्वर्ट करना है, कि हम एक लीगल इशू को एक लीगल ढंग से लॉ के आधार पे डिसाइड कर सकें।
इसलिए डायरेक्ट और केस मटेरियल्स आर योर बाइबल, उसको तो बिल्कुल मत छोड़ना। बाकी उसके अलावा जो सोर्सेज अपनाने बड़ी खुशी से आप अपना सकते हो, ठीक है। पीटी के लिए जब डायरेक्ट तैयार हो जाए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो जितना हो सके, और मेंस आंसर राइटिंग कोशिश करो। फॉर एग्जांपल मैंने आज कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, या मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा हूँ और आज मैंने एग्रीमेंट का टॉपिक खत्म कर दिया। एग्रीमेंट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, ऑफलाइन हज़ारों बुक्स मिलती हैं आपको, जिसमें आपको टॉपिक वाइज मिल जाते हैं। मेरी एक और वीडियो अपलोडेड है इस चैनल पे, जिसका नाम है बुक्स एंड मटेरियल फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। उसमें जाके देखना कौन से बुक्स आपको एमसीक्यू के लिए लेनी है, कौन सी बुक आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए लेनी है, कौन सी जजमेंट राइटिंग के लिए लेनी है, क्या इंटरव्यू के लिए पढ़ना है। वो सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी, उसको ज़रूर देख लेना। तो उसमें आपको प्रॉपर गाइड मिल जाती है, उसमें हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सेक्शन वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे मिल जाएंगे, उसको ज़रूर देख लेना। उसके अलावा जो मेंस आंसर राइटिंग की बात करते हैं ना, तो कोशिश करो जब आपका 50% अप्रॉक्स, देखो फिर भी मैं ये ज़्यादा बता रहा हूँ, होना नहीं चाहिए ऐसे, शुरू से ही होना ये चाहिए कि शुरू से आपने एक टॉपिक तैयार किया, उसका पीटी हो गया उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उस सब्जेक्ट को खत्म होने का वेट मत करो, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मेंस का आंसर लिख के देख लो। शॉर्ट टर्म में भी देख लो, मतलब 5 नंबर का भी देख लो, 10 नंबर का भी देख लो, केस लॉ लगा के भी देख लो, उसके अलावा फैक्चुअल भी देख लो, थियोरिटिकल भी देख लो, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखो, वेट सब्जेक्ट खत्म होने का मत करो कि सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तब हम मेंस की आंसर राइटिंग उठाएंगे। जब तक तो दिमाग से 50% वापस स्लिप हो जाता है, कुछ नया पढ़ने लगोगे तो पुराना भूलोगे बोलोगे। इंसान का दिमाग है, एक सीमा बनाई हुई है पर्टिकुलर। अब करो ऐसे, मान लो मैंने आज अग्रीमेंट का टॉपिक खत्म किया, आज कल सुबह मैं रिवाइज करूंगा मेंटली, ना कि किताब उठा के। मैं आंख बंद करूंगा, अपने टेबल बैठ के सोचूंगा मैंने कल क्या क्या पढ़ा था, उसके एमसीक्यू उठाओ, उसका एमसीक्यू सॉल्व कर लो, चेक करो, देखो गलती का है, उसकी एक मिस्टेक की नोटबुक बनाओ, मिस्टेक्स लिखो, मैंने क्या गलती की थी, मुझे सेक्शन नंबर में गलती होती है, मैं कीवर्ड्स में गलती करता हूँ, मैं ईयर, कभी कभी वो ईयर पूछ लेते हैं, मुझे वो नंबरिंग याद नहीं होती, उसकी मिस्टेक की कॉपी बनाओ। उसके अलावा 1-1.5 घंटे का ब्रेक ले लो, जो करना है अपना उस बीच में काम कर लो, 1-2 क्लासेस हैं या जो भी करना है कर लो। थोड़ी देर बाद सेम डे मेंस का आंसर लिख के देखो सेम टॉपिक पे, आपको आइडिया लग जाएगा। आप उसको 5 नंबर में लिख सकते हो, 10 नंबर में लिख सकते हो। फैक्चुअल लिख लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जैसे हमारे डीयू में आते हैं या जुडिशरी में आते हैं। थ्योरेटिकल लिख लो, जिस भी स्टेज की तैयारी कर रहे हो ना, होना चाहिए कि आप उसको हर पैटर्न पे लिख के देखो। 5 नंबर में आ जाए तो क्या लिखूं, 10 में आए तो क्या लिखूं, 20 में आए तो क्या लिखूं, केस लॉस के साथ आ जाए पूछ ले तो क्या लिखूं, थ्योरेटिकल प्रॉपर आ जाए तो मैं क्या लिखूं। उसको लिख के देखो 3-4 तरीके से, उसको चेक करो, एनालाइज करो, उसकी मिस्टेक्स को नोट डाउन करो, क्या पॉइंट्स नहीं थे उसमें वो ऐड करो। ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट तैयार करना है, तब कहीं जाके पीटी और मेंस की तैयारी साथ साथ चलेगी। क्योंकि बहुत बच्चे गलती करते हैं, हमने भी की है, फिर हमने सीखा, जब हमें हमारे टीचर्स ने सिखाया तब हमने भी सीखा कि पीटी की तैयारी पहले और मेंस की तैयारी बाद में नहीं होती, मेंस की तैयारी और पीटी की तैयारी साथ साथ होती है। बल्कि ऐसा कहा जाता है और बहुत सही कहा जाता है कि मेंस की तैयारी पहले होती है, बिकॉज मेंस की तैयारी हो गई ना, पीटी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्योंकि मेंस की तैयारी में तो आपका ब्रॉड हो जाता है इतना होराइजन कि आप 360 डिग्री में टॉपिक को पढ़ लेते हो। जब आपने 360 डिग्री में टॉपिक पढ़ा तो आपका बैरक से बाहर तो होगा ही नहीं, बचेगा क्या। पीटी के लिए सिर्फ बैरक पे फोकस करो और अपनी कमेंट्रीज नोट्स जो भी आपके क्लास नोट्स वगैरह होंगे उसको मेंस के लिए करो। तो करना क्या है, जब पीटी आए तो पहले बैरक पढ़ो और फिर अपने नोट्स पढ़ो, और जब मेंस आए तो पहले कॉपी पढ़ो और फिर बैरक पढ़ो। ये इंटरचेंजिंग ध्यान रखना, ठीक है। प्रैक्टिस एंड रिवीजन विनिंग एज, डेली आंसर राइटिंग करो, वीकली मॉक टेस्ट करो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, पीवाईक्यू एनालिसिस जरूर करो कि क्या पूछ रहा है, कौन से क्वेश्चंस पूछता है, थ्योरेटिकल पूछता है, सेक्शन नंबर के ज़्यादा पूछता है, अमेंडमेंट्स के जो ईयर होते हैं वो पूछता है, कीवर्ड्स पूछता है, क्या पूछता है, ट्रू फॉल्स पूछता है, असर्शन डिसर्शन जो वाले क्वेश्चंस आते हैं वो पूछता है, तो वो एनालाइज करो। मेंस में देखो पर स्टेट का पैटर्न जो होता है ना बड़ा अलग होता है, हर स्टेट में अपनी अलग चीज पूछी जा रही है। कोई सिर्फ केस लॉ बेस पूछता है, कोई 2-2 नंबर के पूछता है, कोई 5-5 नंबर के पूछता है, सबका अपना अलग अलग हिसाब होता है। कई स्टेट के तो बड़े फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, वो हर साल पूछे जाते हैं। तो वो पीवाईक्यू एनालिसिस से एक बहुत बड़ा, मैं तो बोलूँ एक अपना A3 वाली जो शीट होती है ना, एक चार्ट पेपर ले लो, बड़ी सी शीट, और
उस पूरे चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर की लेंथ अच्छी खासी होती है, आपको पता है। उस चार्ट पेपर को 6 पार्ट में डिवाइड कर लो। फॉर एग्जांपल आपको 6 स्टेट टारगेट करने हैं, आप 6 पार्ट को डिवाइड कर लो और बहुत छोटा-छोटा, उसमें सिर्फ मेंस का, पीटी का नहीं, पीटी का कोई पैटर्न नहीं होता। पीटी का ना किसी स्टेट का कोई पैटर्न नहीं होता, मेंस का पैटर्न होता है। पीटी में तो वो आज जो पूछ रहा है जरूरी थोड़ी है वो वही पूछेगा। एमसीक्यू है, जब आपको इतने ऑप्शन दे रहा है तो वो कुछ भी पूछ सकता है, वो तो डायरेक्ट पढ़ने को उसने आपको बोला ही बोला है। मेंस की तैयारी में ये करना चाहिए कि मेंस की जो तैयारी होती है ना, उसके लिए उस चार्ट पेपर को डिवाइड करो, उसमें हर स्टेट की स्ट्रैटेजी लिख लो, हर स्टेट की स्ट्रैटेजी को लिख लो कि इसमें ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसमें इस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, इस स्टेट में इस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं। ये एनालिसिस बना के अपने दीवार पे, अपने दरवाजे के पीछे, अपने रूम में कहीं भी चिपका लो। चिपकाने की जगह नहीं है, फोल्ड करके रख लो, समय समय पर उसको खोल के उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दो साइड में, जो होता जाए टिक करते जाओ।